वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल एजुकेशन। आज का जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। देखिए, थ्रू आउट जो ईयर हम देख रहे हैं कि बच्चों का जो प्रॉब्लम रहता है नीट और जेई में फिजिक्स को लेकर, वो आधा प्रॉब्लम तो आपका कैलकुलेशन का रहता है। इसलिए जब भी हम मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ्स को यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जब भी फिजिक्स को लेकर कोई बात करें तो सबसे पहले आप अपने फाउंडेशन मैथ्स को ठीक करें, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं बार बार थ्रू आउट द सिलेबस जब चलता है फिजिक्स का, तो वो चलता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ एक्सपोनेंशियल, है ना, कुछ आप लॉगरिथम के बारे में आपको पता हो, है ना, और जैसे कुछ कॉनिक सेक्शन के इक्वेशंस आपको पता हो, एलिप्स का, सर्कल का, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा पता हो। तो ये सब मैं एक फिजिक्स के प्रोस्पेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिटेल पे नहीं जाऊँगा डिफरेंशिएशन की, वो पूरा मैथमेटिक्स के सिलेबस में कवर होगा। यहाँ हम सिर्फ वो इन सब चीज़ों पर बात करेंगे जिससे हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन में काम बन जाए। मतलब इतना डिफरेंशिएशन हमको यहाँ पे सीखना है जिसमें कि हम फिजिक्स में उसके कैलकुलेशन को कर पाएँ। सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। चलिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। आज हम सिर्फ इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्ट की बात करेंगे। जैसे जैसे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आएगा, मैं इसके ग्राफिकल अप्रोच को भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ हम उतना ही डिफरेंशिएशन सीखेंगे जितना कि हमको फिजिक्स में इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये लेक्चर एट द सेम टाइम नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और जेई वालों दोनों के लिए, तो उतना ही मैथ्स हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन जनरली फिजिक्स में हम जहाँ यूज़ करते हैं इसको यूज़ करते हैं टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और ये एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, ये आपका लगभग 3 से 4 लेक्चर या 5 लेक्चर भी हो सकते हैं मैं आपके डिफरेंशिएशन के लूँ। तो हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट में कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डेली में बेसिस पे करेंगे, और उसके बाद आपको मैं होमवर्क भी दूंगा। आप इसके होमवर्क्स भी आप करिए क्लास के बाद, घर पे जाने के बाद, ठीक है। और जो भी डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर क्लास में आने के बाद भी इसको आप चेक करा सकते हैं। चलिए, देखिए, तो डिफरेंशिएशन में क्या क्या बोल रहे हैं हम, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ठीक है। किसी फिजिकल क्वांटिटी के अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है किसी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो उस केस में मैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अदर। अब ये क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हो सकती है, ये हो सकती है वेलोसिटी, ये हो सकता है एक्सेलरेशन, ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ये हो सकता है चार्ज, ये हो सकता है प्रेशर, ठीक है, ये हो सकता है मोमेंटम, ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज होने की रेट को अगर मैं निकाल पाऊं, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे कुछ डेफिनेशन हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया जाए, हम बोल रहे हैं कि हमको वेलोसिटी निकालना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या है, जरा देखिए एक बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम। एक डेफिनेशन हमको यहां देखने के लिए मिला, तो क्या बोल रहा है ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ चेंज होने की रेट को हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी। दैट इज नोन एज, टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है, इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो गया, हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो गया, टाइम का।
मतलब यहाँ बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, इज द फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन होने का मतलब कि टाइम की वैल्यू में अगर चेंज आएगा तब जाकर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। मतलब टाइम डिसाइड करेगा कि उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और उसकी रेट अगर हम निकाल पाए तो उस रेट को हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी। क्लियर है? ये तो हमारा फिजिक्स में हमने एक डेफिनेशन पढ़ा है। ऐसे ही एक दो डेफिनेशन और है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसको लिखते हैं। चलो देखिए, द रेट ऑफ change of velocity with respect to time is known as acceleration, is known as acceleration। ठीक है? मतलब वेलोसिटी की चेंज होने की रेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उस रेट को मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन हो गई, टाइम का, और इसमें चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसकी रेट को अपन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। देखिए यहां पे बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं, रेट। ठीक है? रेट का मीनिंग क्या है, जैसे रेट मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे, एक्सचेंज रेट होती है ना, कि किस रेट में हमने एक्सचेंज किया। जैसे ये 10 रुपए की अगर पेन है तो 10 रुपए खर्च करूंगा तब एक पेन मिलेगी। ठीक है? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 10 रुपीज पर पेन। तो ये क्या है, रेट है। दिस इज अ रेट कि 10 रुपीज खर्च करो तब जाके क्या मिलेगी, एक पेन मिलेगी। ठीक है? तो एज इट इज हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, देखिए कि सपोज एस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू किसके, हम चेंज कर रहे हैं इसको। देखो ये चेंज हो रहा है, किस पर रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सपोज 1 मीटर से स्केल से हम 5 मीटर स्केल के स्केल पे चल रहे हैं। 1 मीटर स्टार्ट किया, 5 मीटर पे गए, और टाइम कितना लिया हमने, सपोज 5 सेकेंड। तो रेट क्या आ गई, रेट का मतलब कितना टाइम में कितना चले। टाइम में कितना चेंज आया, 5 माइनस 0, कितना चेंज आया भैया, ये आ गया आपका 5 सेकेंड का चेंज आ गया। एज इट इज डिस्टेंस में कितना चेंज आया, 5 माइनस 1, तो डिस्टेंस कितना आया, 4। तो टाइम में चेंज आया 5 का, उस रिस्पेक्ट में इसमें कितने का चेंज आया, सपोज 4 का। तो हम क्या बोलेंगे, s बाई टी। तो हमने बोला 4/5। तो ये कितना हो गया, 0.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब 0.8 मीटर पर सेकेंड क्या है, रेट है कि 1 सेकेंड चलो तो उसके रिस्पेक्ट में जो कितना चेंज आएगा डिस्प्लेस में, 0.8 मीटर का। तो 0.8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज अ रेट। इतना में इतना, इतने मीटर इतना टाइम में। क्लियर? तो ये है रेट। रेट का मतलब इतने में कितने में कितना, इतने में इतना। समझे कि भैया 10 रुपए में एक पेन या 10 रुपए में 10 पेन, तो एक पेन कितने की, बोला 1 रुपए की। ये सवाल हम कर चुके हैं 8th क्लास में। ठीक है? तो रेट निकालने के लिए हम सिंपली दोनों क्वांटिटी को क्या करते हैं, डिवाइड। तो इसमें से एक क्वांटिटी है, देखो ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ऊपर जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है, नीचे जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, इंडिपेंडेंट है। मतलब s में चेंज आएगा t के रिस्पेक्ट में, तो s डिपेंड्स ऑन t। क्लियर है? तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, रेट। डिवाइड करने को ही हम क्या कर रहे हैं, रेट कह रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? चलिए और एक एग्जांपल हमने आप पढ़ा है, जैसे कि मान लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ charge with respect to time is known as electric current। क्लियर? तो
चार्ज में चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मैं इसकी रेट निकाल लूँ तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, करंट। रेट मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने समय में, दैट इज अ रेट। क्लियर। अब देखो तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अपने पास कोई भी इक्वेशन का एक ग्राफ है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ पे ग्राफ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि x के साथ सपोज ये x1 है, x2 है, उसकी पर्टिकुलर इक्वेशन दी हुई है, देखो ये। क्लियर कि y कितना होगा, है ना। फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, चलिए सीधा है, नहीं थोड़ा सा चेंज है भाई, है ना। चलिए देखिए, अब आप यहां देख सकते हैं ये कौन सी पोजीशन है, y1, और ये कौन सा पोजीशन है, y2। तो मैं देखना चाहता हूं कि x में कितना चेंज आया। तो x में कितना चेंज आया, डेल x, डेल मतलब चेंज, x2, ठीक है। डेल x कितना है, x2 माइनस x1, डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये आ गया अपने पास, देखो यहाँ दिखेगा आपको ये कौन सा पोजीशन, ये, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास, डेल x, ठीक है। एज इट इज ये जो लाइन है ये क्या दिखा रही है हमको, देखो जरा, ये दिखा रही है डेल y, बराबर। तो डेल y क्या है हमारे पास, डेल y है y2 माइनस y1। क्लियर। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज देखना चाहता हूं तो डेल x चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन आप एक बात देखेंगे कि हम जो यहां चेंज देख रहे हैं x1 से लेके x2, तो जो चेंज आया वो क्या आया, देखो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल में आपने लिखा ये डेल x है, ये डेल y है, और ये क्या आ गया, सपोज ये चेंज आ गया आपका ना, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा, इसको आप क्या बोलोगे, tan थीटा इज इक्वल टू डेल y अपॉन डेल x। मैंने यहाँ उल्टा लिखा क्या, डेल x अपॉन डेल y लिख दिया क्या। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। डेल y अपॉन डेल x, सिंपल। क्लियर। तो देखो जो भी हम चेंज निकाल रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में tan थीटा है। तो अब देखो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, बोल रहा है थीटा। कहाँ से कहाँ जाने में, x1 से लेके x2 जाने में एंगल कितना बना है, थीटा। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ये डिस्टेंस यहाँ तक ही लूँ तो ये एंगल कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये थीटा नहीं है। मतलब अगर मैं लार्ज चेंज देख रहा हूँ x में, तो जो एंगल बन रहा है वो क्या आ रहा है, हर पॉइंट पे कैसा है, अलग अलग है। बट ये तो क्या दे रहा है हमको, कि बोल रहा है भैया ये कितना एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ एंगल थीटा ही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो थीटा ही फॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं निकालना चाहता हूँ एक्यूरेट चेंज, देखिए एक्यूरेट चेंज, तो यहाँ पे एंगल कुछ और बनेगा, यहाँ कुछ और बनेगा, यहाँ कुछ और बनेगा, यहाँ कुछ और बनेगा। तो इस माइन्यूट चेंज को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डेल एक्स की वैल्यू को छोटी ले लूंगा। तो छोटी कितनी ले लूंगा, बहुत छोटी। तो उसको मैं क्या बोलने लगूंगा, dx, और यहाँ क्या बोलने लगूंगा, dy। तो अगर मैं ये देख लूं कि dx और यहाँ पे क्या है, dy, तो ये जो एंगल आएगा थीटा, ठीक है। अगर बहुत छोटा एंगल है, वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज आएगा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, डिफरेंशिएशन। क्योंकि जो वैल्यू है वो किसे देख रहा हूँ मैं, बहुत छोटे चेंज के लिए देख रहा हूँ, बहुत स्मॉल चेंज के लिए देख रहा हूँ। तो मैं इसको एक्यूरेट बता सकता हूँ कि कितना चेंज आया होगा। क्लियर है।
देखो फिर से एक बार समझो कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का देखूंगा चेंज तो मेरे को ये एंगल दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ चेंज देखूंगा तो एंगल ये आएगा, यहाँ चेंज देखूंगा तो एंगल ये आएगा, यहाँ चेंज देखूंगा तो एंगल ये आएगा। तो स्लॉप क्या है, लगातार वेरी कर रहा है। तो छोटे डायमेंशन के लिए, छोटे डेल एक्स के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो जो वैल्यू आएगी चेंज एंगल की वो होगी एक्यूरेट चेंज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और ये जो आया ये क्या है, एवरेज x2 से लेके x1 तक। तो इसको हम बोलेंगे एवरेज चेंज, एवरेज चेंज या एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन अगर मैं वही डायमेंशन को छोटे ले लूं, dy बाय dx, वही डायमेंशन को छोटे ले लूं तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझो इस बात को, ये कर्व था, अगर आपने यहाँ से निकाला चेंज तो ये एंगल बना थीटा, बट यहाँ तो कर्व का एंगल ये आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि देखो लगातार एंगल चेंज हो रहा है। तो हमने एवरेज ले लिया कि टोटल एंगल का कितना आया चेंज, लेकिन ये एंगल ये नहीं बता सकता है कि यहाँ कितने का चेंज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इतना डिफरेंस लेंगे ये और ये, अब ये एंगल बताएगा कि हाँ भाई ये चेंज आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx, और इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल y बाय डेल x। क्लियर है। तो चेंज बताने के लिए हम क्या करते हैं, y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, तो वो क्या आ जाएगी, रेट ऑफ चेंज। क्लियर। चलिए अब देखिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे बेसिक, हमको जनरली वो याद रखना है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल में क्या सीखा कि भैया अगर s में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, s में चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो s किसका हो गया, फंक्शन ऑफ t। तो s इज द फंक्शन ऑफ t। तो s क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गई क्वांटिटी, t क्या हो गई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो s में चेंज आएगा, चेंज इन s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसी की रेट अगर मैं निकालने लगूं डेल s बाई डेल t, तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर मैं निकालूं ds बाई dt, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब देखिए यहां पे हमको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूले हमको सीखना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले ये हमको याद होना चाहिए। अगर ये हमको याद है तो हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन सिंपली रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसकी रेट ऑफ चेंज निकालना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमको दी रहेगी जिसके स्पेक्ट में वो चेंज हो रही है उसकी रेट ऑफ चेंज निकालना है। अब वो फिजिकल क्वांटिटी किसका कोई फंक्शन दिया रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है, तो हमको उसको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, मतलब उसको चेंज को फाइंड आउट करते आना चाहिए। उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद होना चाहिए, या उसको हम उसी तरीके से करेंगे ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो हमको पता होना चाहिए, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। याद रहे यहाँ y का फंक्शन कौन है, y किसका फंक्शन है, x का। अब y कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जैसे कि फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, अगेन वेलोसिटी हो सकती है, स्पीड हो सकती है। x कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, टाइम हो सकता है, एंगल हो सकता है, या कोई मास हो सकता है, इट में भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। अब सपोज अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्मूला हम क्या रखेंगे, dy बाई dx जो रखेंगे तो क्या रखेंगे, d बाई dx, चेंज इन y चेंज इन x, इसको लेंगे dy मतलब स्मॉल चेंज इन y, और dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x, ऐसे है ना। अगेन मैं बाद में लिख रहा हूँ फिर। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए dy बाई dx, इसकी पावर कितनी है, x की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे हम, n x n माइनस 1। इसको हमको बिल्कुल याद कर लेना है इस फॉर्मूले को, कि जब भी n
पावर में हो x के, तो इसको हम लिखेंगे n x n की पावर माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए देखिए जरा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब मुझे dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में कितना चेंज आया x के रिस्पेक्ट में वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा, 3 सामने 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है कि x की वैल्यू पुट करते जाओ तो y की वैल्यू में चेंज आएगा, तो हम देखना चाहते हैं कि x की वैल्यू में कितना चेंज आया, उसके रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज है। तो उसके लिए डायरेक्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसी फॉर्मेट में वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब x की पावर n है तो पावर सामने पावर माइनस 1, दिस इज द आंसर फॉर दैट इक्वेशन। क्लियर है? चलिए देखिए, रेट ऑफ चेंज को अगर कंफ्यूजन है तो मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए इसको, रेट ऑफ चेंज, सपोज y में डेल y आया सपोज 6 और डेल x आया सपोज 3, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गई, डेल y अपॉन डेल x 6/3 कितना हो गया 2। मतलब 2 की रेट से y चेंज होता है जब x चेंज होता है। मतलब अगर x में चेंज आया 1 तो y में कितना चेंज आएगा 2, ठीक है। फिर x में चेंज आया 1 तो y में कितना चेंज आया 2, फिर x में चेंज आया 1 तो y में कितना चेंज आया 2, 2 2 4 2 6, और x में कितना चेंज आया 1 2 3। देखो x में चेंज आया 3, y में चेंज आया 2 2 2 6। तो हमने क्या निकाला, हमने सिंपली क्या निकाला कि डेल y जो है वो 2 टाइम्स चेंज इन डेल x है। मतलब y में कितना चेंज आता है 2 टाइम्स डेल x के चेंज का 2 टाइम्स। तो रेट ऑफ चेंज हमको क्या बताता है, कितने टाइम्स y में चेंज आएगा x के रिस्पेक्ट में, दैट इज अ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? जैसे मान लो स्पीड भी दिया रहा, स्पीड क्या होता है 60 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका 60 मीटर पर सेकेंड का, कि 1 सेकेंड का चेंज तो इसमें कितने का आया 60 मीटर का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा, इसको लिख सकता हूँ मैं 60 मीटर बाई सेकेंड। तो क्या लिखूंगा मैंने 60 सेकेंड, और ये क्या है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज मीटर पर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या लिखा है 60, ठीक है। तो क्या आया 60, तो मीटर पर सेकेंड कितना आया 60। तो आप देखो अगर सेकेंड में 1 का चेंज आया तो मल्टीप्लाई बाय कितना है 60, तो मीटर में कितना चेंज आएगा 60 इंटू 1, 60 मीटर का चेंज आया। मतलब 1 मीटर में कितना, 1 सेकेंड में कितना चला 60 मीटर चला। क्लियर है? तो हम बता सकते हैं कि कितने टाइम्स डेल एक्स आया जब डेल वाई हुआ, ठीक है। तो डेल एक्स का 2 टाइम्स कौन आया डेल वाई, 60 का कितने, सॉरी 1 सेकेंड का कितना टाइम 60 टाइम क्या आया मीटर आया। ऐसे हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि डी वाई आपको दिया हुआ है 4 सपोज, और डी एक्स आपको दिया है 1। इसका मतलब क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 4/1, मतलब रेट कितना आ गया 4। तो मैं लिख सकता हूँ डी वाई जो है 4 टाइम है डी एक्स के, मतलब डी एक्स में जो भी चेंज आया उसका 4 टाइम्स करो, वो किसके चेंज के बराबर हो जाएगा, वाई के चेंज के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए अगेन हम फॉर्मूले पे आ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू सपोज x की पावर n था, तो हमने क्या लिखा था dy बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर? अब देखो यहाँ पे सिंपली हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक फॉर्मूला लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1, x की पावर -1। तो क्या पावर दिख रहा है -1, तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स x की पावर -1। तो क्या हो जाएगा -1 सामने x -1 और -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है पावर -1, तो कितना हो जाएगा ये -x की पावर -2। क्लियर है? ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम। देखिए y इज इक्वल टू सपोज दिया रहा x की पावर 1/3, तो हम क्या लिखेंगे फिर से dy बाई डी एक्स x की पावर 1/3। यहाँ n की जगह कौन है 1/3, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 1/3x 1/3 -1, तो कितना हो जाएगा ये 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 1 -3 कितना हो गया ये 1/3x -2/3 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स।
तो y की चेंज रिस्पेक्ट टू x की चेंज कितना आंसर है, x की पावर -2/3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सपोज ऐसा दिया रहा y इज इक्वल टू √x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया पहले। फिर dy/dx, तो मैं क्या लिखूंगा d/dx, यहाँ क्या था √x, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा था x की पावर 1/2। तो हम क्या लिख लेंगे, पावर सामने x 1/2 -1 कितना हो जाएगा 1/2 चल रहा है सामने, मल्टीप्लाई बाय x -1/2। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा -1/2। क्लियर। अगर मान लो ये क्वेश्चन फिर से हम लिखते हैं y इज इक्वल टू √x, ऐसे लिख लेते हैं 6 है सपोज, तो क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके x की पावर 1/6, तो क्या हो जाएगा dy/dx में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/6x 1/6 -1 क्या हो जाएगा 1/6 x की पावर, देखो ये एलसीएम कितना आ गया 6, 1 - 6, तो 1/6 x की पावर -5/6। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कैलकुलेशंस हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू क्या हुआ है √1/x की पावर 3/5, तो सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे x की पावर 3/5 नेगेटिव। क्लियर है, x की पावर 3/5 नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा ये y इज इक्वल टू, देखो dy/dx कितना हो जाएगा -3/5 बाहर, x -3/5 -1 कितना आ गया ये -3/5 x, ये गया इधर -3 - 5 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया भाई ये -3/5 x कितना हो जाएगा -8/5, ये आ गया dy/dx। क्लियर। तो ये सब हमको इक्वेशंस को सॉल्व करते आना चाहिए। मैंने सिर्फ यहाँ एक ही इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ किया है dy/dx, कौन सा वाला d/dx x की पावर n, इक्वेशन के लिए क्या होता है डिफरेंशिएशन x n-1, पावर सामने पावर -1। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे सपोज दिया हो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई भी कांस्टेंट x y z 2। अब एक बात बताओ, अगर y कांस्टेंट है मतलब y में कभी भी चेंज नहीं आएगा, तो अगर मैं इसको किसी दूसरे के साथ चेंज निकालूं dy/dx, तो y में तो चेंज आया नहीं, वो कितना हो गया 0, x में चेंज आ सकता है dx, अब 0/समथिंग 0, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जैसे सपोज ये कोई लेंथ है l, ठीक है, अब अगर मैं आज इसको देख रहा हूँ, एक पहला दिन है 1 डे, ये इतनी है, दूसरे दिन आके देख रहा हूँ वो लेंथ अभी भी कितनी है उतनी है, तो मैं देख रहा हूँ कि चेंज कितने का आया डेल l, तो l कल भी था आज भी है, तो कितना हो गया 0। टाइम में कितना चेंज आया, टाइम में आया 1 डे का चेंज, तो डेल l डिवाइड बाय डेल t कितना हो गया 0 डिवाइड बाय 1 डे, तो चेंज कितने का आया 0 का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे कैसा आ रहा है 0, मतलब कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ, आपको लिखना है। जैसे कि पहला हमने लिखा y x की पावर n, तो dy/dx कितना हो जाएगा n x n-1। दूसरा d/dx ऑफ कांस्टेंट, ये हो गया 0। तीसरा d/dx, अब कोई फंक्शन है जैसे sin x लिखा हो, तो इसके लिए हम क्या लिख करेंगे यूज cos x, इसका डिफरेंस कितना होता है cos x। 4 d/dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस ऑफ sin x, स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद रखना है। 5 d/dx एक्सपोनेंशियल की पावर x, इसका कितना हो जाएगा ex। 6 d/dx, अब अगर वो log ऑफ x दिया रहा तो आप क्या लिख लेंगे इसको 1/x, क्या लिख लेंगे इसको भाई 1/x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 d/dx, यहाँ पे लिख लीजिए sec x,
तो ये हो जाता है sec x tan x, 8 d बाई डी एक्स cosec x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cosec x cot x। क्लियर? चलिए अब देख रहे हैं 9th d बाई डी एक्स ऑफ tan x, इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली sec स्क्वायर x। 10वां d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये 10 फॉर्मूले हमको याद होना चाहिए और बेसिक पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल क्यों यूज़ करते हैं, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। ठीक है, धीरे धीरे जब हम काइनेमेटिक्स में इसका यूज़ करेंगे आपको बातें समझ में आने लगेगी। इसको मैथमेटिक एंगल से मत समझिए, इसको बस इतना याद रखिए रेट ऑफ चेंज निकालना है किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे क्योंकि वो फंक्शन के फॉर्म में गिवन रहेगी। उसके लिए हमको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। अगर इनको यूज़ करना आ गया तो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब भी हम स्टार्ट करेंगे आपको अपने आप बातें समझ में आने लगेगी। यहाँ सिर्फ फॉर्मूला रख के आप उसको सॉल्व करना सीखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। आप बेसिक्स को पढ़िए थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके रखेंगे। ठीक है, कल आके मैं उसको क्या करूँगा, आपको एक बार आंसर चेक करवा दूंगा या फिर आप क्लास में आके भी उसके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये डीपीपी आज की, x की पावर 3/2, x की पावर -1/3, 3 है सॉरी, 1/√x √7x, x की पावर 2, ये सब y है ना, ये y के फॉर्म में दिया हुआ है। हमको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है? फाइंड dy/dx बराबर। छठा क्वेश्चन जो है आपका ले रहे हैं यहाँ पे हम, y = x की पावर m+n। सातवां क्वेश्चन है y = x की पावर -1+n। आठवां क्वेश्चन है y = x की पावर 99, 9 y = x की पावर -100, 10 y क्या दिया है, x की पावर ले लीजिए 3/7। चलिए, तो ये हमारे पास हमको क्वेश्चन है, कल इसको हमको करके लाना है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी डिटेल आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स में जाओ पूछो, क्लास में आके डाउट पूछो, घर पे लेके कोई डाउट नहीं जाना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं नीट के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में। ठीक है, और जेई के पेपर में इस बार भी जो क्वेश्चन आया वो डिफरेंशिएशन के 2-3 यूज़ आपके वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे नीट में, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था काइनेमेटिक्स से, इक्वेशन दिया हुआ था एक्स और टी के फॉर्म में और आपको एक्सप्रेशन निकालना था। उस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था और कुछ नहीं। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स को मजाक में मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए उसको और अपना फाउंडेशन क्लियर रखिए। एक बार आपको मैथ्स ठीक हो गया तो आपका फिजिक्स में दिक्कत नहीं जाएगा। क्लियर? और मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो बच्चे नीट में आए मैथ्स को लेके डर से, तो ये बात समझ लीजिए कि भाई मैथ्स से डर के आए कोई बात नहीं, लेकिन हमको इतना मैथ्स नहीं पढ़ना है यहाँ कि हमको मैथमेटिशियन बन जाना है या मैथ्स की जेई देने लगना है। हम इतना ही मैथ्स पढ़ेंगे जिससे हमारा फिजिक्स में जुगाड़ जम जाए और क्वेश्चन बन जाए। क्लियर है? तो एवरेज लेवल का मैथमेटिक्स हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा कि मैं इससे बेटर आपको और प्रोवाइड करूँ। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडी एंड कीप वॉचिंग द इम्पल्स एजुकेशन चैनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।